गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूं, उस केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस अरुण टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड। ये केस 29 अप्रैल 2021 को डिसाइड किया गया और मैटर 435 ITR पेज नंबर 273 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। इस केस में जो इशू इन्वॉल्व है वो ये है कि असेसी ने अपना कार्बन क्रेडिट का सेल किया था, जिसको डिपार्टमेंट ये कह रहा था कि ये रेवेन्यू इनकम है और असेसी ने उसको कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट किया था। ये मैटर असेसमेंट ईयर 11-12 का है। ये केस बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस केस में काफ़ी सारी डिस्कशन कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को लेकर के हुई। केस का जो इशू था वो करीबन पहले डिसाइडेड केसेस में ऑलरेडी ये इशू क्लियर हो चुका था कि जो कार्बन क्रेडिट का सेल है वो कैपिटल रिसीट है। लेकिन फिर भी एज यूजुअल डिपार्टमेंट जो है वो अननेसेसरी अपील्स को प्रेफर करता है, तो ये केस भी उसका एक परफेक्ट एग्जांपल है। असेसी को IT-80 से ये रियायत मिल चुकी थी कि सेल ऑफ कार्बन क्रेडिट इज़ ए कैपिटल रिसीट। फिर भी डिपार्टमेंट जो है वो हाई कोर्ट गया और जब हाई कोर्ट में ये मैटर गया तो इसमें ये क्लियर हुआ कि जो कार्बन क्रेडिट की सेल है वो एक कैपिटल रिसीट है, वो रेवेन्यू रिसीट नहीं है। इस केस को डिस्कस करने का जो मेन लॉजिक है वो ये है कि इसके अंदर कुछ अच्छी डिस्कशन हुई केस में, जो कि एज ए लिटिगेंट और एज ए रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। एक रीजनिंग डिपार्टमेंट ने इस केस में ये दी, जब असेसी अपना केस कंटेस्ट कर रहा था हाई कोर्ट के सामने, तो असेसी ने ये भी कहा कि ऑलरेडी ये इशू पहले डिसाइड हो चुका है केसेस में, इसलिए इसमें ज़्यादा कोई पॉइंट रह नहीं जाता। और असेसी ने ये भी कहा कि क्योंकि कार्बन क्रेडिट की जो सेल हुई है उसमें असेसी की कोई कॉस्ट नहीं लगी, तो यदि असेसी की कोई इसके अंदर कॉस्ट नहीं लगी तो इसलिए जो है असेसी ने उसको अर्न करने के लिए कोई पैसा खर्च नहीं किया, तो ये कोई असेसी की एक बिजनेस इनकम नहीं है। तो इस केस में डिपार्टमेंट ने ये कहा कि असेसी ने ये नया ग्राउंड लिया है। तो जब कोर्ट ने ये देखा कि डिपार्टमेंट ये इस बात को कह रहा है कि असेसी का ये नया ग्राउंड है, तो असेसी का कहना ये था कि ये मेरा नया ग्राउंड नहीं है, ये मेरा जो आर्गूमेंट्स हैं ये मेरे सप्लीमेंट्री आर्गूमेंट्स हैं, मेरे आर्गूमेंट्स का ये एक हिस्सा है। तो कई बार असेसी जब अपनी बात भी कहने लगता है तो डिपार्टमेंट उसको ये कहने लगता है कि असेसी का ये नया ग्राउंड ऑफ अपील है। तो इस केस में जब डिपार्टमेंट ने ये कहा कि असेसी ने नया ग्राउंड ऑफ अपील लिया है, तो उस केस में कोर्ट ने ये कहा कि ये इट इज़ नॉट ए न्यू ग्राउंड एंड इट इज़ ओनली ए लिम्ब ऑफ द आर्गूमेंट्स विच द असेसी इज गिविंग। इस केस में एक और जो नई बात पे डिस्कशन हुई वो ये हुई कि जो डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव था, जो डिपार्टमेंट का काउंसिल था, उसने ये कहा कि असेसी जिन भी केसेस की मदद ले रहा है वो सारे केसेस जब एओ ने ऑर्डर पास किया उस डेट पे अवेलेबल नहीं थे, वो केसेस बाद में डिसाइड हुए। तो इस केस पे मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा कि जब भी कोई केस डिसाइड होता है तो उस केस की डेट इंपॉर्टेंट नहीं होती, उस केस में लॉ जिस डेट पे बना उस डेट पे लॉ की क्या पोजीशन थी वो डिसाइड होता है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो केस का ऑर्डर जिस डेट पे असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया था उस डेट पे अवेलेबल था या नहीं। हमको ये देखना है कि उस केस के अंदर जिस पॉइंट पे डिस्कशन हो रही है, जिस लेजिस्लेचर पे डिस्कशन हो रही है, वो लेजिस्लेचर को डिसाइड किया गया है या नहीं किया गया। तो किसी भी केस का जो फैसला आता है, जो जजमेंट आता है, वो उस सेक्शन को जिस डेट पर वो सेक्शन होता है उस डेट पे उस सेक्शन के बारे में बताता है कि लॉ उस डेट पे क्या था। इसके अलावा इस केस में एक और पॉइंट का डिस्कशन हुआ। डिपार्टमेंट ने ये कहा, एक पॉइंट रेज किया कि जिसने जो कार्बन क्रेडिट जो है वो परचेज किया है उसको ये कार्बन क्रेडिट जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बतौर जो है वो एक्सपेंस क्लेम करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे भी इस चीज़ का
रेवेन्यू इनकम जो है वो लिया जाना चाहिए। तो इस केस में इस पॉइंट पे भी काफ़ी डिस्कशन हुई और कोर्ट ने ये कहा कि ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि एक आदमी के लिए यदि कोई चीज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो दूसरे के लिए भी वो रेवेन्यू इनकम हो। ये डिपेंड करता है कि जो आदमी जिस चीज़ के लिए उसको खरीद रहा है या जो बेच रहा है, और बहुत सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पर निर्भर करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि यदि ए ने बी को पेमेंट किया, ए ने यदि उसको एक्सपेंडिचर क्लेम किया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लेम किया है, तो जो बी भी है वो उसको अपनी रेवेन्यू इनकम माने। ये एक पॉइंट जो है उसमें एक बहुत अच्छा कोर्ट ने डिसाइड किया। इस केस में एक और पॉइंट पे डिस्कशन हुई। असेसी ने एक केस का प्ली लिया जिस केस में असेसी ने रेवेन्यू इनकम माना था अपने सेल ऑफ कार्बन क्रेडिट को। तो उस केस में डिपार्टमेंट ने ये कहा था कि ये जो सेल है कार्बन क्रेडिट की, ये कैपिटल रिसीट है, क्योंकि वहाँ पे उस केस में जो असेसी था उसको एटीआई की एक ही डिडक्शन मिल रही थी। तो कोर्ट ने ये कहा कि डिपार्टमेंट जो है वो स्टांस चेंज नहीं कर सकता। जहाँ पे इसका बेनिफिट होता है तो वहाँ पे डिपार्टमेंट ये कहता है कि ये कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि एसएससी को सेक्शन 80 IA की डिडक्शन मिल रही थी। तो इस पॉइंट पे भी कोर्ट ने बहुत अच्छा डिस्कशन किया। और इस केस में एक बात ये भी थी कि कोर्ट ने ये कहा कि इस केस में यदि एसएससी की ये रेवेन्यू इनकम ले भी ली जाए तो भी एसएससी को 80 IA की डिडक्शन मिल जाती है और ये केस जो है वो रेवेन्यू न्यूट्रल हो जाता है। फ्रेंड्स, इस केस को जो मेन डिस्कस करने का लॉजिक है वो ये है कि इस केस में कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसिप्ट को बहुत लेंथ में डिस्कस किया गया है। यदि किसी को कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के डिफरेंस को समझना है तो दिस केस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू पीपल शुड रीड द फुल text of the case. It is a very important case on the difference between capital expenditure and revenue expenditure and capital receipt and revenue receipt, because in this case a lot of issues have been discussed in the favor of the assessee. Once again I am repeating the name of the case. The name of the case is Principal Commissioner of Income Tax versus Arun Textiles Private Limited. Thank you friends.